और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोल्हू पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद, जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद, जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद, जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी, जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी, जिंदाबाद। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोंदा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने ही है और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही हैं वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती है? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं पे आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि देश में गरीबों का और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही है? क्या ये गरीबों का काम कर रही है या ये अमीरों का काम कर रही है? जहां हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मानित साथियों,
मैं किस किस की पीड़ा आपके सामने रखूं। मैं तो ये समझता हूं आज नहीं तो कल इस देश के नौजवान को अपने गरिमाई जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इस देश का नौजवान और इस देश में भी बिहार का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होके इस जुल्म जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को काटने का काम नहीं करेगा, तब तक इन सत्ता में बैठे फर्जी मसीहाओं के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देके इस देश में संविधान के रूप में एक इतनी बड़ी शक्ति हमें दी, एक जीवित ग्रंथ हमें दिया जो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान का जीवन दिलाने की बात करता है, जो अंतिम व्यक्ति को भी गारंटी देता है रोटी, कपड़ा, मकान की, जो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मुख्य धारा में खड़े होकर सम्मान का जीवन देने की गारंटी देता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अहंकारी लोग संविधान को ताक पे रख के प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सेना का जवान परेशान है, होमगार्ड के भाई परेशान है, चौकीदार परेशान है, महिलाएं परेशान है, ममता बहनें परेशान है। और अगर कोई परेशान नहीं है तो आपके राजभवन में और आपके विधानसभा में बैठे आपके नेता जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं और गरीब जनता को जुमला बोल बोल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अंतिम व्यक्ति के आवाज उठाने का काम किया, चाहे होमगार्ड के भाइयों की समस्या हो, चाहे चौकीदार भाइयों की समस्या हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनों की समस्या हो, का काम किया। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस देश में सबसे पहले ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, इस बाजारीकरण के जरिए जहां महंगी शिक्षा एक तरफ है, जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और क्लास 1 के अधिकारी से लेकर 4 क्लास के कर्मचारी तक के बच्चों का, गांव के सरपंच से लेकर और विधायक, MP सबके बच्चों का की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहाँ किसान का बच्चा बैठ के पढ़ता है, जहाँ मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसी टेबल पे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब DM का बच्चा उसी कुर्सी में क्लास में बैठा होगा, जब SP का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा मिलेगी, तब जाके शिक्षा के दरवाजे परमानेंट के लिए गरीबों के लिए खुल जाएंगे और ये गरीब अमीरों को पछाड़ के अपनी गरीबी की बेड़ियां काटने का काम करेंगे। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो तकलीफ इसलिए हुई कि जब मैंने प्राइवेट स्कूलों पे उनको बंद करने की बात की तो जिन नेताओं ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं उनको लगा चंद्रशेखर तो उनके रोजगार को बंद करवा देगा। मैं ये कह रहा हूं, नेताओं का रोजगार बंद होता हो तो हो जाए, गरीब के बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूं कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूं
और सरकार को समझा सकता हूं। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे हैं। मैंने आप छोड़िए, गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयां तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है। तो मैंने कहा, गौर करके सुनना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते हैं, जनता से कहते हैं कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टिज में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां दवाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये गरीब जबरदस्ती उनके अंदर, उनके अस्पताल में घुस गए। दवाई नहीं मिलेगी, कोई मशीन नहीं है, एक्सरा, ईसीजी, एमआरआई, कोई मशीन नहीं है, बाहर से टेस्ट कराओ, जेब काटने का काम होगा। तो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, केंद्रीय सचिव हो, प्रमुख सचिव हो केंद्र के, या मुख्य सचिव हो, या डीएम हो, एसएसपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो केंद्र के, स्टेट के, विधायक हो, सांसद हो, सबका इलाज और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो आप देखना, डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे, और गरीबों की जेब भी कटनी बंद हो जाएगी। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी। सम्मानित साथियों, मैं लगातार बिहार को संघर्ष करते देख रहा, बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है कि वो गारंटी बहुत देते हैं। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इनकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को घर पे कुटीर उद्योग लगा के रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग करेंगे। आप पिछले लंबे समय से कभी किस पार्टी को मौका देते आए हो, कभी आप किसी को बनाते हो, कभी आप किसी को बनाते हो, और 5 साल तक आप इंतजार करते हो कि ये नेता किसी के बारे में ऐसे शब्द ना कहो जो आप अपने पिता के लिए नहीं सुन सकते। अगर सुन सकते हो तो कहो। मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आप अपने लिए सुन सकते हो। अगर नहीं सुन सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी असलियत को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो समझदार बने। साथ साथ
मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ के नेताओं को आपने भरोसा किया। आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, शराब पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कपड़ा लुटाते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों के कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होगी सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या? 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहाँ नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लो? मैं आपको 3-4 समस्या यहाँ की रखता हूं, जो साथी यहाँ उपस्थित भी हैं। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई, इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साक्य, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहाँ कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे साथ साथ हमारी आपके यहाँ ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपए राशि मिलता है, और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपए वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपए के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। हमें कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए, ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना? ज्वाइनिंग भी होगी, और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर